हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम नीट 2026 की काउंसलिंग की। नीट 2026 हो चुका है, आप सबको पता है। 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 30 से 40 दिन में एग्ज़ाम के इसका रिजल्ट आ जाता है। कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है? 30 से 40 दिन बाद क्या आ जाता है? इसका रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट के भी 1 महीने बाद 1 मंथ क्या शुरू होता है? हमारा काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग शुरू होती है हमारी। काउंसलिंग शुरू होती है नीट के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। उसके बाद आयुष वगैरह, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, इन सब की काउंसलिंग शुरू होती है। तो हम बात करेंगे आज एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, प्रॉपर पैटर्न क्या होता है, ऑल इंडिया का, स्टेट का, है ना, और उनके बीच में कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अगर हम इस 1 मंथ के हिसाब से देखें तो इस बार हमारी काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए जुलाई में। जुलाई में काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए और ये लगभग अक्टूबर नवंबर तक चलती है। कब तक चलती है? अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये काउंसलिंग चलती है। ठीक है, अब काउंसलिंग में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 2 कोटा होते हैं, 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा वाला काउंसलिंग। एक होती है स्टेट कोटा की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग। अब देखो, मैं सभी कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनमें सीट क्या क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। जितनी भी उसकी 15% सीट होंगी, जो भी उसकी 15% सीटें होंगी, वो कैसे भरेंगी? ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से। और जो उसकी 85% सीट होंगी, वो कैसे भरेंगी? स्टेट कोटा की काउंसलिंग से। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कौन करवाता है? एमसीसी करवाता है। और स्टेट की स्टेट बॉडीज़ करवाती हैं, स्टेट बॉडीज़ करवाती हैं काउंसलिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह रहा मैं हर कॉलेज में ऐसा होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता है कि 15% सीट कैसी होती हैं? ऑल इंडिया कोटा की होती हैं। और 85% कैसी होती हैं? स्टेट कोटा की। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जैसे एम्स, जिपमर, एएफएमसी, ऐसे कॉलेजेस में क्या होता है, पूरी 100% सीट किसकी होती हैं? ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं। तो ऑल इंडिया कोटा से जो काउंसलिंग होगी, उससे इनमें इन सीट्स में एडमिशन मिलता है 15% में, और ऐसे कॉलेजेस में 100% में। और बाकी की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट बची, उनमें कैसे होता है एडमिशन? स्टेट कोटा से एडमिशन होता है। ठीक है, अब ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा क्या होता है? मान के चलो मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान का जो कॉलेज होगा उसमें 85% सीटें राजस्थान के बच्चों के लिए रिजर्व होंगी, और जो 15% सीटें होंगी वो ऑल इंडिया कोटा की होंगी। उसमें राजस्थान का बच्चा भी जा सकता है एआईक्यू की काउंसलिंग के थ्रू, और बाकी दूसरे स्टेट का भी आ सकता है। ऐसे अगर हम बात करें गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो गुजरात में जो 15% सीट होंगी उसमें गुजरात के बच्चे भी आ सकते हैं और बाकी जगह के बच्चे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ की जो 85% कोटा की सीट है, तो उनमें सिर्फ गुजरात का अगर कॉलेज है तो गुजरात के बच्चे जाएंगे, और अगर महाराष्ट्र का कॉलेज है तो महाराष्ट्र के बच्चे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 85% और 15% का डिवाइडेशन। अब अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर देखें, एक सिंपल स्ट्रक्चर का ही का काउंसलिंग का, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एआईक्यू और स्टेट दोनों में लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर चलता है, एआईक्यू और स्टेट में। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले एक शेड्यूल आता है साइट पे, ऑनलाइन साइट पे, जैसे मैंने बताया एमसीसी या जो भी स्टेट बॉडी करवा रही है उसकी साइट पे एक शेड्यूल आएगा, उसमें दिया होगा आपको कि कब कब कितनी कितनी डेट तक क्या क्या होगा। अब वो क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। अब फीस कितनी है वो अगली स्लाइड पे बात करते हैं, लेकिन एक बार ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन और फी ये करना पड़ेगा, उसके बाद फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस के बाद हमें क्या करना होता है? चॉइस फिलिंग करनी होती है, और वो चॉइस लॉक करनी होती है। चॉइस फिल करके चॉइस लॉक करनी होती है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, अपनी रैंक के हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या होता है? आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एक कॉलेज अलॉट हो जाता है, जो भी आपने चॉइसेस भरी थी उससे। अलॉटमेंट के बाद क्या होता है? आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें जाके। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर आप समझ गए क्या था, रजिस्ट्रेशन से लेके रिपोर्टिंग तक। अब अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, जो मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बाद आपको क्या करना है? फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो फीस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें काउंसलिंग के लिए, तो अब मैं बात कर रहा हूँ एआईक्यू 15% सीट्स के लिए, क्योंकि स्टेट्स के लिए फ़ीस अलग अलग हो सकती है, हर स्टेट की फ़ीस अलग होती है। तो अगर हम एआईक्यू की 15% सीट्स की बात करें, तो अगर कोई जनरल का बच्चा है, उसे काउंसलिंग करवानी है, तो 1000 रुपये तो उसके 1000 रुपये लगेंगे उसके रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और 10,000 उसके लगेंगे
10,000 उसके लगेंगे सिक्योरिटी मनी उसके लगेंगे 10,000, ठीक है। अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, ऐसे अगर ओबीसी एससी एसटी का बच्चा है तो 500 उसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और 5,000 उसकी सिक्योरिटी अमाउंट होगा। सिक्योरिटी अमाउंट का क्या होता है, अगर आपने पूरी काउंसलिंग में बिना कोई गड़बड़ किए काउंसलिंग करवाई तो आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपकी जो सिक्योरिटी फीस है, सिक्योरिटी मनी है, वो आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये रिफ़ंडेबल होती है सिक्योरिटी मनी, जबकि रजिस्ट्रेशन मनी नॉन रिफ़ंडेबल होती है, आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए देना पड़ता है। तो जनरल की हो गई 1,000 और 10,000, ओबीसी एससी एसटी की होगी 5,000 और 500। 500 आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देने, 5,000 आपकी सिक्योरिटी मनी है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आपने बिना गड़बड़ किए कोई काउंसलिंग करवाई तो आपके 5,000 वापस आ जाएंगी काउंसलिंग के बाद या कॉलेज मिलने के बाद। अब अगर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के में क्या होता है, कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी, 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 5,000 और सिक्योरिटी अमाउंट होगा उसका 2 लाख, सिक्योरिटी अमाउंट होगा उसका 2 लाख, ठीक है। तो 5,000 आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा आपकी काउंसलिंग करवाने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और 2 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होगा। अगर आपने कोई भी गड़बड़ कर दी तो 2-4 रुपये कट जाएंगे, आपके वापस नहीं मिलेंगे। और अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग करवाई बिना कोई गड़बड़ किए, आप कॉलेज अच्छे से अलॉट हो गया, तो ये जो 2 लाख का अमाउंट है आपको वापस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। एक बात और आपको याद रखनी है, जो भी फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ जितनी भी, आपको सिर्फ 1 टाइम देनी है, फ़ीस सिर्फ 1 टाइम देनी है पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस में। एक केस आता है जिसमें राउंड 2 से राउंड 3 में अगर आप कॉलेज मिलने के बाद छोड़ देते हैं तो वो अलग हो जाएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ पे आपको फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी। वरना अगर वैसे देखा जाए आप अच्छे से काउंसलिंग करवा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, तो फ़ीस आपको सिर्फ एक बार देनी है, 1 टाइम पेमेंट, और पूरी काउंसलिंग राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 सब में वो फीस आपकी वैलिड होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें राउंड्स की, तो 4 राउंड होते हैं काउंसलिंग की। अगर डिटेल में अब हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग कैसे होती है डिटेल में, तो 4 राउंड में काउंसलिंग होती है, 4 राउंड्स। सबसे पहले होता है राउंड 1। अगर राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला तो आपको जाना होगा राउंड 2 में, अगर मिला तो भी जाना पड़ेगा, वो हम बात कर रहे हैं। राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, उसके बाद राउंड 3 होता है, फिर आपका होता है राउंड 4, ठीक है। अब अगर शुरू से हम बात करें तो राउंड 1 हुआ, मान के चलो आपका राउंड 1 हुआ, ये राउंड 1। राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया, फीस पेमेंट की, चॉइस फिलिंग की, चॉइस लॉक हुआ, उसके बाद आपको अलॉटमेंट हुआ। अब अलॉटमेंट में 2 केस हो सकते हैं, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। या तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर कॉलेज अलॉट हो गया। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप सीधे कहाँ चले जाओगे, राउंड 2 में चले जाओगे, क्योंकि कॉलेज मिला नहीं तो आपको राउंड 2 में काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अब आपने फीस दे दी राउंड 1 में, तो आपको राउंड 2 में कोई फीस नहीं देनी, सीधा चॉइस फिल में आप जाओगे, ठीक है। अगर राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला तो आप जाओगे सीधा राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में, आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होगी फ्रेश, क्योंकि सीट मैट्रिक्स चेंज होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉलेज आपको मिल गया, वो ये तो हमने बात कर ली, ना मिला तो राउंड 2 में जाना ही पड़ेगा। अब अगर कॉलेज मिल गया तो 3 केस हो सकते हैं, या तो आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आपको पसंद है वो कॉलेज, आप सेटिस्फाई हो, आपने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तीसरा केस हो सकता है आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन आप चाहते हो कि अगर यार थोड़ा बेहतर कॉलेज मिल जाता तो अच्छा होता, तो ज्वाइन एंड अपग्रेड, ठीक है। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको क्या करना है, फ्री एग्जिट कर लेना है। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो तो फ्री एग्जिट कर दो, कॉलेज ज्वाइन मत करो, कॉलेज ज्वाइन मत करो, ठीक है। फ्री एग्जिट होता है, आपकी फ़ीस वैसी ही रहेगी, आप सीधा राउंड 2 में चले जाओ, राउंड 2 की चॉइस फिल करो। जब भी राउंड 2 होगा तो आप सीधा चॉइस फिल करो, कॉलेज ज्वाइन मत करो। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था, आपको कॉलेज पसंद है, आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जो अपने सिंपल स्ट्रक्चर में देखा था। तीसरा केस अगर आता है, आपको कॉलेज ज्वाइन तो करना है लेकिन आप चाहते हो कि अगर बेहतर कॉलेज मिल जाए तो आप उसकी तरफ देखें, तो ज्वाइन करो कॉलेज। ज्वाइन कैसे होगा, वही रिपोर्ट करो कॉलेज में और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। लेकिन कॉलेज में जाके एक बार बोल दो कि मैं अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म डालूंगा या अपग्रेडेशन में पार्ट लूँगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, रिपोर्ट कर लिया, फिर जैसे ही राउंड 2 शुरू हो तो आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। वहाँ पे राउंड 2 में भी आपको क्या करनी है,
चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने से आपको राउंड 2 में अपने आप एंट्री मिल जाएगी, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब हम यहाँ से देखें तो राउंड 2 में कौन कौन आया। राउंड 2 में आया जिसे कोई कॉलेज नहीं मिला वो, जिसे कॉलेज मिला लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था तो फ्री एग्जिट करके आ गया। और राउंड 2 में कौन आ गया, कॉलेज जिसने ज्वाइन तो किया लेकिन वो अपग्रेड करना चाहता है। ये सब राउंड 2 में आ गए सारे बच्चे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं राउंड 2 की, राउंड 2 में भी वही प्रोसेस होगा, या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आपको राउंड 3 में जाना पड़ेगा। कॉलेज मिला नहीं तो जब भी राउंड 3 हो, राउंड 2 खत्म होने के बाद, तो आपको राउंड 3 में जाना है और चॉइस फिल करनी है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो यहाँ भी वही 3 ऑप्शन, आप सेटिस्फाई नहीं हो या आपने ज्वाइन कर लिया या आप ज्वाइन करके अपग्रेड करना चाहते हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो और अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और सीधा राउंड 3 में चले जाओगे। ये ऑप्शन है आपके पास कि आपको कॉलेज मिले और आप ज्वाइन ना करो तो आप राउंड 3 में तो जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे जो आपने फीस दी थी राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो जो आपने फ़ीस दी थी वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, फ़ीस आपकी कट जाएगी। तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी, फ़ीस अगेन, ठीक है। आपको दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप ज्वाइन नहीं करते हो। दूसरी बात, अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको सिंपल वही कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आपको अपग्रेड करवाना है ज्वाइन करने के बाद तो आप रिपोर्ट करो कॉलेज में जाके, और अपग्रेड करने के लिए क्या करना है, राउंड 3 में आपको जाना है। राउंड 3 में दोबारा फ़ीस देनी है क्योंकि आपको कॉलेज मिल चुका है। राउंड 3 में आपको दोबारा फ़ीस देनी है और राउंड 3 में चॉइस फिल करनी है, ठीक है, अपग्रेड के लिए। देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है नोट ज्वाइन और ज्वाइन एंड अपग्रेड में। नोट ज्वाइन में ऐसा होता है कि अगर आपने सीट आपकी ज्वाइन ही नहीं की, आपको जो भी सीट मिली तो वो सीट आपकी सेफ नहीं रहेगी। अगर राउंड 3 में या अगले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता तो वो भी नहीं मिलेगी और ये भी चली जाएगी। लेकिन ज्वाइन एंड अपग्रेड में ये होता है कि आपने ज्वाइन कर ली तो आपकी वो सीट तो सेफ होगी। अगर आपको अपग्रेड करने के बाद कॉलेज मिलता है तो ये सीट खाली होगी और आप नए कॉलेज में जाओगे। अगर आपको अपग्रेडेशन में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये सीट तो आपकी बची हुई होगी जो आपने ज्वाइन की है, ठीक है। समझ आ गया आपको डिफरेंस। इसके बाद राउंड 3 में अब इसमें से कौन कौन जा रहा है, एक तो वो जिसे कोई कॉलेज नहीं मिला, एक वो जिसे कॉलेज मिला था लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया तो आप वो दोबारा फीस देके राउंड 3 में जा रहा है, और एक वो जिसने ज्वाइन कर लिया लेकिन वो अपग्रेड चाहता है तो वो भी राउंड 3 में जा रहा है, ठीक है। राउंड 3 में ये लोग जा रहे हैं तो हम राउंड 3 में आते हैं। अब देखो राउंड 3 ध्यान से समझना, ये बाकी के 2 राउंड से अलग है जो अभी तक हम देख रहे थे। राउंड 3 में ऐसा होता है अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर आपको राउंड 4 में जाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। राउंड 3 में आपने काउंसलिंग करवाई, आपने चॉइस फिलिंग की, उसके बाद अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट में अगर आपको कॉलेज कोई नहीं मिलता है तो आप राउंड 4 में करवाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि सीट नहीं मिली तो करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो 3 चीज़ें, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया या आप ज्वाइन और अपग्रेड चाहते हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो और आपने ज्वाइन नहीं किया, देखो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज मिला और आप उससे खुश नहीं हो और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ब्लॉक हो जाओगे स्टे वैकेंसी राउंड से भी, ब्लॉक हो जाओगे स्टे वैकेंसी राउंड से भी। इसका मतलब राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप अगले राउंड में भी नहीं जा सकते ये सोच के कि मैं तो स्टे वैकेंसी में और दूसरा कॉलेज लूँगा, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। राउंड 3 में आपको जो कॉलेज मिला वो आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आप ब्लॉक हो जाओगे राउंड 4 से, अगले किसी भी राउंड से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वही सिंपल प्रोसेस, रिपोर्ट करो कॉलेज में जाके और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो और कॉलेज ज्वाइन कर लो। अगला आता है ज्वाइन भी करना है लेकिन अपग्रेड करवाना चाहते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ज्वाइन बट अपग्रेड नॉट पॉसिबल, आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो स्टे वैकेंसी में आप जा नहीं सकते, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप किसी और काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते, सिंपल। इसका मतलब राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। राउंड 4 में सिर्फ वही जा सकता है जिसको राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला। स्टे वैकेंसी राउंड में वही जा सकता है जिसे राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिला। अब हम बात करें राउंड 4, राउंड 4 में वो बच्चा आ गया जिसे कॉलेज नहीं मिला था, तो 2 चीज़ें, या तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा या कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसकी रैंक पे डिपेंड करता है। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 5 में वो बच्चा जा सकता है, अगर वो राउंड होता है तो। अगर राउंड 5 होता है, सीट बचती है तो राउंड 5 होता है, वरना नहीं होता है। अगर राउंड 5 होता है, राउंड 5 में वो बच्चा जाएगा जिससे अलॉट नहीं मिला। अगर उसे कॉलेज अलॉट हो गया तो उसे ज्वाइन ही करना पड़ेगा, मस्ट ज्वाइन, उसे जो भी कॉलेज मिले उसे वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता, आपकी पसंद का मिलता है नहीं मिलता है, ये सब डिपेंड करता है
आपने कैसे चॉइस फिलिंग की है, आपने कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है काउंसलिंग के दौरान। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई गड़बड़ ना करो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सारी वीडियो लाने वाला हूँ टाइम टू टाइम के प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कॉलेज कैसे फिल करने हैं, सिलेक्ट कैसे करने हैं, अपनी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे चलना है। ठीक है, ये सारी वीडियो हम लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। ये हो गया हमारा राउंड 4। राउंड 4 के बाद राउंड 5 तब होता है जब आपको सीट बचती हैं या कुछ बच्चे सीटें छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो राउंड 5 होगा, वरना नहीं होता राउंड 5। ठीक है, ये थे 4 राउंड डिटेल में कि अगर राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 1 में मिला या ना मिला तो क्या होगा, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। इसके बाद हम बात करें पैटर्न की, तो मैंने आपको शुरू में बताया था 2 कोटा से काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये काउंसलिंग कैसे होती है, दोनों काउंसलिंग पैरेलल चलती हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा गैप होता है। जैसे सबसे पहले ऑल इंडिया की राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया का राउंड 1 होने के बाद जब अलॉटमेंट हो रहा होगा तो स्टेट का राउंड 1 होगा। तो अगर आपको ऑल इंडिया से कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता और आप चाहते हो स्टेट में मिल जाएगा, तो आप स्टेट की काउंसलिंग करवाओ। स्टेट के राउंड 1 के बाद होता है ऑल इंडिया का राउंड 2। इन दोनों में, ऑल इंडिया राउंड 1 और स्टेट राउंड 1 में, अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है, उसे पसंद नहीं आया, तो फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाएगा। अगर यहाँ पे भी उसे कॉलेज पसंद नहीं आया, नहीं मिला, तो वो स्टेट के राउंड 2 में जाएगा। मैंने जैसे जैसे बताया राउंड 1 राउंड 2 का यही चलेगा, सब में राउंड 1 में जाएगा, राउंड 2 में जाएगा। यहाँ पर भी अगर कॉलेज नहीं मिलता है, नहीं पसंद आता है, तो राउंड 3 में जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि राउंड 3 में अगर उसे राउंड 2 में कॉलेज मिला था तो राउंड 3 में उसे फीस दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर राउंड 3 में उसे कॉलेज नहीं मिलता है, नहीं पसंद आता, तो स्टेट के राउंड 3 में जाए। स्टेट के राउंड 3 के बाद आएगा ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4, AIQ के राउंड 4 के बाद आएगा स्टेट का राउंड 4। इसके बाद राउंड 5 तब होता है जब अगर कोई सीटें बच जाए, हमेशा ये हो, ये पॉसिबल नहीं है, इसे मोप अप राउंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया हमारा। सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑल इंडिया का होता है, फिर स्टेट का चलता है। इन दोनों में फीस अलग अलग होती है। मैंने बताया ऑल इंडिया कोटा का, मैंने अभी आपको बताया था जनरल का कितना होता है, OBC ST SC का कितना होता है। स्टेट का स्टेट बॉडीज़ डिसाइड करती हैं कि उनकी फ़ीस कितनी होगी। ठीक है, इसके बाद एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है नीट 2026 की काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले 10th या 12th की मार्कशीट, सबसे पहले 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, या कुछ स्टेट्स में क्या होता है पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद TC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC, TC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सब लास्ट जो भी अटेम्प्ट किया था उससे मिलता है, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तो एकेडमिक के डॉक्यूमेंट हो गए। नीट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नीट 2026 का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट 2026 का स्कोर कार्ड चाहिए, रिजल्ट जो भी तुम्हारा आएगा, DOB का प्रूफ चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल चाहिए। देखो ऑल इंडिया कोटा में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ स्टेट होते हैं जो मांगते हैं, लेकिन स्टेट कोटा में डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ही तो आप साबित कर पाओगे कि हम इन 85% सीटों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड फ़ोटो ID चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए लगभग 8, वही फ़ोटो जो आपने नीट के टाइम पे दिए थे वो हों तो वो प्रेफरेबल होंगे। ठीक है, और अलॉटमेंट लेटर चाहिए, जो भी अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा जब भी आपकी काउंसलिंग खत्म होगी, राउंड 1 में अगर आपको मिला है, राउंड 2 में आपको मिला है, तो जब अलॉटमेंट होता है तो एक अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगा। ठीक है, ये अलॉटमेंट हो गया। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या हो सकते हैं, एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा अगर आपका वैलिड हो। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो 2 तरह का होता है, सेंट्रल और स्टेट। स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट का फॉर्मेट वैलिड होगा, और AIQ से अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट जो होता है वो आपका वैलिड होगा। जैसे मैं राजस्थान में एग्जांपल देता हूँ, मेरे केस में क्या हुआ था, अगर मैं स्टेट से काउंसलिंग करवाता तो मुझे स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता, जो हिंदी में था, राजस्थान में हिंदी में होता है। लेकिन AIQ से अगर कॉलेज मिला तो AIQ में क्या होगा कि मेरे को सेंट्रल फॉर्मेट लगेगा, वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो AIQ से अगर कॉलेज मिला है तो काफ़ी कॉलेज प्रेफर करते हैं कि वो सेंट्रल फॉर्मेट में ये लें। इसके बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, वो उस कोटा से अगर आप जा रहे हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, कुछ ही स्कीम्स ऐसी होती हैं, कुछ स्पेशल कोटा ऐसे होते हैं जिसमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। गेप सर्टिफिकेट, अब गेप सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कोर्ट से बनता है, नोटरी वगैरह होती है, स्टाम्प पे बनता है। क्या होता है गेप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिए हैं, 1 2 3 जितने भी ड्रॉप लिए हैं, तो आपको बताना पड़ता है कॉलेज को कि मैंने 12th अपनी इस ईयर में की थी और मेरा सिलेक्शन इस ईयर में हुआ है, तो बीच में जितने भी साल थे उनमें मैंने क्या किया। आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने सिर्फ ड्रॉप लिया है तो आपका बनेगा कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था।
अगर आपने बीएससी वगैरह की है तो बीएससी का गैप सर्टिफिकेट बनेगा कि मैंने बीच में बीएससी की है, ऐसा ऐसा आपको दिखाना पड़ता है कि इतने टाइम में आपने किया क्या, ये होता है गैप सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर गैप सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो मैं इन डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। लगभग काउंसलिंग जब आपकी चालू होगी, जब आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं लाऊंगा गिफ्ट सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनके बारे में डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे बनवाना है, क्या उनका फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ ही स्टेट्स में ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट होता है, तो आप पता कर लें जब भी आपको कॉलेज मिले कि हेल्थ सर्टिफिकेट है। अभी से बनवाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए वैलिड होता है, तो जब आपको कॉलेज मिले तो आप पता कर लें मेडिकल या हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर है तो प्लीज़ अपने किसी डॉक्टर वगैरह से वो बन जाता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो तेलंगाना की स्टेट बोर्ड की साइट पे जाके बन जाता है, तो इजीली वहाँ से बन जाएगा। अगर आपको तेलंगाना में कॉलेज मिलता है तो ही ये बनवाना है। ऐसे ही स्टडी सर्टिफिकेट, जैसे कर्नाटक जैसे स्टेट है, कर्नाटक क्या मांगता है, स्टडी सर्टिफिकेट मांगता है, वो बन जाता है, तभी आपको कोई अभी ज़रूरत नहीं है बनवाने की। लेकिन ये थी कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे नीट 2026 की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था कि AIQ और स्टेट में कितनी कितनी सीटें जाती हैं, तो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का बताया था। देखो ये बात कर लेते हैं, आखिरी है, इसके बाद ख़त्म होता है हमारी ये वीडियो। तो इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 15% सीट्स AIQ से भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से, और 85% सीट स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, जो कि स्टेट बॉडीज़ अपनी काउंसलिंग करवाएंगी उससे। लेकिन इस गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा जो बाकी कॉलेज है उनमें क्या होता है, जैसे एम्स मान के चलो, एम्स में क्या होता है, पूरी 100% सीट्स, एम्स में पूरी 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं, ठीक है। और जिपमर में क्या होता है, पूरी 100% सीट्स AIQ से भरी जाती हैं। और AIQ से क्या क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, 15% सीट होती हैं। AFMC में पूरी 100% सीटें होती हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू और फिजिकल होता है। AFMC पे हम अलग से वीडियो लाएंगे कि अगर किसी को AFMC जाना है या उसे AFMC मिलता है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी। काउंसलिंग तक यही प्रोसेस चलेगी पूरी, लेकिन अलॉटमेंट के बाद आपका सिलेक्शन होगा, इस काउंसलिंग से ही आपको उठाया जाएगा कि उसके बाद उठाने के बाद इंटरव्यू होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, AFMC में। इसके बाद ESIC में 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 100% सीटें इससे भरी जाती हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी 100% सीटें AIQ से भरी जाती हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटें होंगी, AFMC, ESIC, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट कोटा, स्टेट जो भी काउंसलिंग होती है उससे कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, उनमें 85% सीटें स्टेट कोटा से भरते हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं जिसमें पूरी 100% सीटें होती हैं। यहाँ पे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की थी, और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, जो भी स्टेट का प्राइवेट कॉलेज होगा उसकी 100% सीटें स्टेट की काउंसलिंग से ही भरी जाती हैं, कॉलेज खुद काउंसलिंग करवाता है उससे भरी जाती हैं, ठीक है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड ही है, डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा। कुछ जगह पे इसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। NRI कोटा में क्या होता है, NRI कोटा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, लेकिन ये स्टेट काउंसलिंग से ही भरा जाता है, स्टेट कोटा से ही भरा जाता है, ठीक है। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि AIQ जो स्टेट AIQ की काउंसलिंग जो होती है NRI कोटा के लिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राइवेट कॉलेज में मान लो काउंसलिंग करवा रहा है, प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग करवा रहा है या NRI सीट के लिए कोई बच्चा काउंसलिंग करवा रहा है, तो कुछ स्टेट्स ओपन स्टेट होते हैं और कुछ स्टेट क्लोज स्टेट होते हैं। ओपन स्टेट्स में क्या होता है, एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकता है अगर वो कॉलेज ओपन है या वो स्टेट ओपन है। जैसे राजस्थान, यूपी, ये स्टेट्स ओपन है, तो कहीं का भी बच्चा राजस्थान में आके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है या फिर NRI सीट पे एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो स्टेट क्लोज है वहाँ पे कोई बच्चा आ नहीं सकता दूसरे स्टेट से, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद थैंक यू। अगर आपको काउंसलिंग में ऐसे ही हेल्प चाहिए, मैं आपको सारी वीडियोस लाऊंगा, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। इस चैनल मैंने नया शुरू किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँ। आपको अगर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको यहाँ हेल्प कर दूँगा, वीडियो बना दूँगा। आप कमेंट करोगे तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूँ, आपकी जो भी हेल्प हो सके वो मैं करूँ, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही मैं भी मोटिवेट रहूँगा, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी।